नमस्कार दोस्तों, मैं हिमालय स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा पूरी पर। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हमारे चैनल परीक्षा पूरी पर यूपी पुलिस और एसआई की निःशुल्क तैयारी करवाई जा रही है, तो आप इससे जुड़ करके भरपूर लाभ ले सकते हैं और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मौर्य साम्राज्य, और पिछले वाले सेशन में हम लोग किए थे महाजनपद, जिसके अंतर्गत हम लोग किए थे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की हम लोग शुरुआत करेंगे। देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कर रहा है? मौर्य वंश का प्रथम सम्राट था। ऑप्शन जरा देखेंगे, चंद्रगुप्त, बी है आपका अशोक, सी है आपका बिंदुसार और डी है आपका दशरथ। तो थोड़ा सा समझेंगे कहानी को, उसके बाद से प्रश्न का जवाब देंगे। तो क्या हुआ था? चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध पर नंद वंश का शासन था। और शासन कौन कर रहा था? तो घनानंद शासन कर रहा था। स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है दोस्तों कि घनानंद जो था वह क्या था? एक क्रूर और अत्याचारी शासक था। उसने लोगों पर असह कर लगा दिया था, मतलब जिसे सहा ना जा सके। नंदू ने क्या किया था? चमड़ों पर कर लगा दिया था, पत्थरों पर कर लगा दिया था, वृक्षों के फलों पर भी कर लगा दिया था। थोड़ा सा वहां के लोग बहुत परेशानी में जी रहे थे। एक बार क्या हुआ, तक्षशिला के जो आचार्य थे चाणक्य, उनका घनानंद ने अपमान कर दिया। तो उसी अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने क्या किया? एक साहसी युवक का चुनाव किया, जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य और उसके राजनीतिक गुरु चाणक्य ने, इन दोनों ने मिलकर के नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर दिया और एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसे प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य वंश के नाम से जाना जाता है। तो आशा करूंगा कि कहानी आपको समझ में आई होगी। तो देखिएगा, सही जवाब आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी चंद्रगुप्त मौर्य। थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य तथा उसके राजनीतिक गुरु कौन? तो चाणक्य ने। आगे डिस्कस करेंगे, चाणक्य के विषय में काफी सारी जानकारी बताएंगे। तो उसके राजनीतिक गुरु चाणक्य ने नंद वंश के अंतिम शासक। अब पूछा जाएगा आपसे कि नंद वंश का प्रथम शासक कौन है? तो आपको बताए थे महापद्मानंद, जिसकी उपाधि क्या है? सर्व क्षत्रांतक, यानी सभी क्षत्रियों को समाप्त करने वाला। और क्या है? भार्गव, यानी द्वितीय परशुराम है। तो देखेंगे नंद वंश के अंतिम शासक, धनानंद या घनानंद? देखिएगा, नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को क्या कर दिए? पराजित कर दिया। पराजित कर एक नए राजवंश की स्थापना की। जिसे प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य वंश के नाम से जाना जाता है। आप समझ गए होंगे। देखिएगा दोस्तों, अशोक कौन है? तो अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का क्या है? पौत्र है, पुत्र नहीं पौत्र है, यानी नाती है। बिंदुसार कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का क्या है? पुत्र है। दशरथ अशोक का पौत्र है, अशोक का पौत्र। बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा आप। निम्नलिखित में से अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन जरा देखिएगा 12वें में, बी है आपका 10वें में, सी है आपका 13वें में और डी है आपका 11वें में। तो थोड़ा सा आपके जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, जब हम लोग थ्योरी क्लास पढ़ेंगे तो वहां पे अशोक के पूरे अभिलेख को एक ही पास पढ़ लेंगे, लेकिन आपके जानकारी के लिए यहां बता देंगे
कि कलिंग युद्ध का उल्लेख दोस्तों अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। याद कैसे आप करेंगे, तो आप ऐसे बना लेंगे 13, ऐसे क्या बनाएंगे आप 13 बनाएंगे यानी 13 बनाएंगे। ये वाला निशान देखिए या 3 है आपका, लेकिन ऐसे देखेंगे तो आपको दिखेगा क्या, एक धनुष के जैसा दिख रहा है। कैसा, एक धनुष के जैसा दिख रहा है। और यह 1 आपका है जो 1 है, इसको आप क्या करेंगे ऐसे बना देंगे, मतलब ऐसे घुसा देंगे इसमें 13 के अंदर ऐसे, तो क्या बन जाएगा, तीर और धनुष बन जाएगा आपका। और जैसे तीर और धनुष का बात आएगा आपके माइंड में, तो सीधे सीधे आपका दिमाग में क्लिक होगा, अरे ये तो युद्ध की बात हो रहा है, यानी 13वां शिलालेख किससे संबंधित है, युद्ध से संबंधित है। क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ेंगे हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 3, सेल्यूकस प्रथम द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में निम्नलिखित में से कौन सा दूत भेजा गया था। भेज कौन रहा है, तो सेल्यूकस प्रथम भेज रहा है। किसके दरबार में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और पूछा किधर है, वो कौन सा दूत था, जरा देखेंगे। फाहियान है, बी आपका अलबरूनी है, सी आपका मेगास्थनीज है, और डी आपका डाइमेकस है। बात करेंगे हम लोग एक एक का। देखिएगा फाहियान, फाहियान दोस्तों कौन है, तो एक चीनी यात्री है। फाहियान एक चीनी यात्री है जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में आया था, और उसने एक महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम है फो क्यू की। फाहियान क्या है, एक चीनी यात्री है, चीन से आया था। किसके शासनकाल में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में। अलबरूनी देखिएगा किसके समय में आया था, तो अलबरूनी दोस्तों महमूद गजनवी के साथ आया था। महमूद गजनवी के साथ आएगा। इसने भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम दोस्तों किताबुल हिंद है। क्या है, किताबुल हिंद है। किताब उल हिंद है। अब यहां पे देखिएगा मेगास्थनीज, तो सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, और मेगास्थनीज मौर्य दरबार में काफी लंबा समय तक रहा था। और मेगास्थनीज जो भी कुछ सुना, जो भी कुछ देखा, वह इंडिया नाम माफ करेगा इंडिका नामक पुस्तक में क्या किया था, लिपिबद्ध किया था। तो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। इसकी एक पुस्तक का क्या नाम है, तो इंडिका है। इसी में क्या किया था, जो भी कुछ देखा था भारत में, उसी का उल्लेख इंडिका नामक पुस्तक में किया है। डाइमेकस के विषय में हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने श्रवण बेगोला में आमरण अनशन किया और उनकी मृत्यु हो गई। स्थान का नाम क्या है, श्रवण बेगोला है। इसने क्या किया था, आमरण अनशन किया था, और उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। देखेंगे जरा बिंदुसार, बी है आपका दशरथ, सी है आपका अशोक, और डी है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। डी क्या है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य। तो थोड़ा सा समझिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य किसके शिष्य थे, तो जैन गुरु भद्रबाहु के शिष्य थे। भद्रबाहु के शिष्य थे, और भद्रबाहु के निर्देशन में, भद्रबाहु के निर्देशन में कहां पे चले गए थे, श्रवण बेगोला नामक स्थान पे चले गए थे। कहां पे, कर्नाटक में। और यहीं पे उपवास के दौरान अपने शरीर का त्याग कर दिए थे। भद्रबाहु के निर्देशन में श्रवण बेगोला जो कि कर्नाटक में है, उपवास के दौरान क्या कर दिए थे, उपवास के द्वारा अपने शरीर का क्या कर दिए थे, त्याग कर दिए थे। बिंदुसार कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का क्या है, पुत्र है। अशोक बिंदुसार का पुत्र है, और चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र है। दशरथ अशोक का पौत्र है। यहां तक कहानी एकदम साफ हो रही होगी आपकी। तो बढ़िएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, पाटलिपुत्र के युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किस शासक को हराया था। ऑप्शन पर नजर डालिएगा। मेगास्थनीज, बी है आपका घनानंद, सी है आपका सेल्यूकस निकेटर, और डी है आपका इलारा। तो करेक्ट जवाब आप दे पाएंगे। अभी आपको बताए थे कि चंद्रगुप्त मौर्य और उसके राजनीतिक गुरु चाणक्य ने नंद वंश के अंतिम शासक
घनानंद को पराजित कर करके एक नए राजवंश की स्थापना की थी, जिसे प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य वंश के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अभी सेल्यूकस निकेटर से भी हम लोग सेल्यूकस निकेटर के विषय में हम लोग काफी डिटेल में चर्चा करेंगे, जैसे क्वेश्चन आएगा। तो फिलहाल यहाँ पे इतना ही रखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित मौर्य शासकों में से कौन पहला ऐसा शासक था। पूछा कि जा रहा है मौर्य शासकों में से कौन सा ऐसा पहला शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से धम्म के विचारों और अभ्यास से संबंधित अपने संदेशों को अपनी प्रजा तक पहुंचाने का प्रयास किया था। प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन करा रहे हैं सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हैं, और मैं आशा पूरा करूंगा कि आप इन क्वेश्चनों का बहुत अच्छा से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर इन क्वेश्चन का अच्छा से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कोई भी एग्जाम हो बहुत आसानी से आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बृहद्रथ, बी है आपका अशोक, सी है आपका दशरथ और डी है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। डी क्या है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखेंगे एक बार और, देखिएगा शिलालेख किसके माध्यम से, शिलालेखों के माध्यम से संदेश पहुंचा रहा है। सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, शिला, शिला मतलब क्या होता है आपका पत्थर होता है, और लेख मतलब क्या होता है लिखना। यानी क्या कर रहा है, पत्थरों पर लेख लिखवा रहा है। पत्थरों पर क्या कर रहा है अशोक ने, लेख लिखवा रहा है अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए। नहीं, जनता और अशोक के बीच क्या है शिलालेख, एक संवाद का माध्यम बन रहा है। ये क्या हो रहा है, संवाद का माध्यम बन रहा है। मान लीजिए उस समय क्या था, उस समय क्या था, उस समय था, उस समय तो फोन नहीं था, टीवी नहीं थी। मान लीजिए उस समय टीवी रहा करता था, टेलीविजन होता तो आप एक जगह से सबको क्या देते थे, लाइव कर देते, सब कोई देख लेता, या फोन लगा देते सबसे बात हो जाती, या व्हाट्सएप ग्रुप बना देते सबसे बात हो जाती। उस समय ये सब साधन नहीं हुआ करता था। उस समय क्या था, शिलालेखों के माध्यम से अशोक ने क्या करता था, लोगों से संवाद स्थापित करने का प्रयास किया है। तो करेक्ट आंसर आप बता पाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अशोक, यानी अशोक। इस समय जमाना क्या है, आप मान लीजिए फोन लगाए मंगरू को, हेलो मंगरू का हाल बा तोहार, मंगरू बोलेंगे ठीक बा, तो आप क्या बोलेंगे, अरे यार हमरे यहाँ पार्टी बा। तो मंगरू क्या करेंगे, राम खिलावन को भी फोन लगा दे, अरे राम खिलावन उनके घर पार्टी है। राम खिलावन क्या करेंगे, 10 लोग और लेते आएंगे। समझ गए, यह सब माध्यम नहीं था प्राचीन काल में। बढ़ेंगे दोस्तों अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 7। जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, सीरिया के राजा ने यूनानी दार्शनिक भेजने का अनुरोध किसने किया था। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सीरिया के राजा से यूनानी दार्शनिक भेजने का किसने अनुरोध किया था। देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य, बी है आपका बिंदुसार, सी है आपका अशोक और डी क्या है आपका कुणाल। तो देखेंगे सबसे पहले जाने बिंदुसार कौन है। तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। चंद्रगुप्त मौर्य का क्या है, पुत्र है। इसने सीरिया के राजा से 3 वस्तुओं की मांग की थी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन नहीं था, 3 नाम दे देगा और एक नाम कोई और दे देगा। पूछा जाएगा आपसे कौन नहीं था, जरा देखेंगे। एक दार्शनिक, एक दार्शनिक, और क्या मांगा था, मदिरा, और क्या मांगा था, सूखी अंजीर, सूखी अंजीर। तो जो सीरिया का राजा था एंटियोकस प्रथम, राजा कौन था, एंटियोकस प्रथम। तो कहा बिंदुसार भाई हम क्या करते हैं, आपके लिए मदिरा और सूखी अंजीर क्या करेंगे, भेजवा देंगे, लेकिन दार्शनिक हम नहीं भेजवा पाएंगे। क्यों, कि हमारे यहाँ कानून में दार्शनिक का खरीद फरोख्त करना क्या है, वर्जित है, यानी अलाउ नहीं है। तो बाकी बिंदुसार के लिए क्या क्या मिला था, तो मदिरा और सूखी अंजीर मिली थी, बाकी दार्शनिक नहीं भेजवाया था। कौन, एंटियोकस प्रथम ने। तो करेक्ट आंसर बता पाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी हो जाएगा आपका बिंदुसार। बढ़िएगा आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपका, डीमेकस या डाइमेकस जो एक यूनानी राजदूत था, मौर्य राजा था, क्या लिखा है, डीमेकस जो एक यूनानी राजदूत था, मौर्य राजा था, के शासनकाल के दौरान में आया था। क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है एग्जाम में
इस तरह से घुमाते फिराते हैं ताकि आप 2-3 मिनट तक क्या करें, वहीं पे उलझ जाएं और क्या होगा, समय आपका नुकसान होगा। देखिएगा शतध्वन, बी है आपका बिंदुसार, सी है आपका अशोक और डी है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। तो अभी आपको बताए हैं हम, जो सीरिया का राजा था एंटियोकस प्रथम ने ये क्या किया था, बिंदुसार के दरबार में, बिंदुसार के दरबार में एक राजदूत भेजा था जिसका नाम क्या है, डाइमेकस या डीमेकस। तो किसके दरबार में यह राजदूत आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी बिंदुसार के दरबार में यह राजदूत आएगा। क्लियर हो गया होगा। मेगास्थनीज किसके दरबार में आएगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आएगा। बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का संक्षिप्त विवरण देता है। देखिएगा ऑप्शन, बृहद संहिता, बी है आपका नीतिसार, सी है आपका सुलभ सूत्र और डी है आपका अर्थशास्त्र। डी क्या है आपका, अर्थशास्त्र है। तो जरा देखेंगे अर्थशास्त्र क्या है, तो राजनीति शास्त्र की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, राजनीति शास्त्र की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में काफी जानकारी मिलती है और इसमें मौर्य प्रशासन से संबंधित भी काफी जानकारी मिलती है। किसमें, अर्थशास्त्र में। रचना किसने किया था, तो रचना दोस्तों इसके रचनाकार है कौन है, चाणक्य। चाणक्य है। इनका अन्य नाम क्या मिलता है, कौटिल्य मिलता है। अब आपसे पूछा जाएगा इनका वास्तविक नाम क्या है, तो विष्णुगुप्त याद रखिएगा, विष्णुगुप्त याद रखिएगा। और क्या है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या है, प्रधानमंत्री हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अर्थशास्त्र हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की। ऑप्शन देखेंगे 5 वर्ष, बी है आपका 8 वर्ष, सी है आपका 11 वर्ष और डी है आपका 15 वर्ष। तो जरा देखिएगा, पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कस किए थे कि अशोक ने क्या किया था, कलिंग पर आक्रमण किया था, जिसमें काफी लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो अशोक के माइंड में आया ये तो क्या है, लोगों की मृत्यु हो जा रही है, यानी उसका ये सब दर्द विदारक घटना को देख करके अशोक ने क्या किया कि अब युद्ध नहीं करेंगे। काफी क्या किया, उसके मन में ग्लानि हुई कि अब युद्ध नहीं करेंगे। पूछा जा रहा है आपसे यह घटना कब हुई थी, तो राज्याभिषेक के दोस्तों 8वें वर्ष हुआ था, 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। तो बताएंगे आप ऑप्शन नंबर बी यानी 8वें वर्ष। क्लियर। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, यूनानियों द्वारा किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा जाता है। यूनानियों द्वारा किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा जाता है। ऑप्शन जरा देखिएगा मेरे दोस्त, समुद्रगुप्त, बी है आपका कनिष्क, सी है आपका बिंदुसार और डी है आपका चंद्रगुप्त प्रथम। तो समझेंगे यूनानियों ने किसको, बिंदुसार को क्या कहा है, अमित्रघात कहा है, अमित्रघात, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, शत्रु विनाशक होता है। इसका अर्थ क्या होता है, शत्रु विनाशक। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, तो आप बता पाएंगे कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। प्रथम विद्रोह को दबाने के लिए इसने सुसीम को भेजा था और दूसरे विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा था। क्लियर। पिता इसके कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हम लोग का हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, अशोक स्तंभों का मूल उद्देश्य क्या था। अशोक के स्तंभों का मूल उद्देश्य क्या है, क्यों इतना क्या कर रहा है, स्तंभ बनवा रहा है, शिलालेखों पर लेख खुदवा रहा है, क्यों। जरा देखेंगे, भेरी घोष का प्रचार प्रसार करना, जन धर्मांतरण
का प्रचार प्रसार करना, सांप्रदायिक आस्था का प्रचार प्रसार करना, और ऑप्शन डी बताएंगे आप धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना। क्या है? धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना। तो देखिएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी अशोक ने धर्म के नीतियों का प्रचार प्रसार करने के लिए क्या किया था, स्तंभों का ज्यादा मात्रा में उपयोग किया था। क्लियर हुआ होगा? तो बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। पुष्यमित्र है जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था। पुष्यमित्र कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का क्या है? सेनापति है। ने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की। निम्नलिखित में से उसका वंश क्या है? पूछा क्या जा रहा है आपसे कि पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या कर करके एक नए राजवंश की स्थापना की। समझिएगा आप। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था दोस्तों बृहद्रथ। अंतिम शासक कौन है? तो बृहद्रथ है। थोड़ा सा क्या है, एक निर्बल और कमजोर शासक है, एक थोड़ा सा कमजोर शासक था। और इसी का सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, उसी का सेनापति यानी बृहद्रथ का सेनापति कौन है? तो पुष्यमित्र शुंग है। यहां पे साथ में लिख देते हैं पुष्यमित्र शुंग है। और पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? बृहद्रथ की हत्या करके एक नए राजवंश की स्थापना की, जिससे हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में शुंग वंश के नाम से जाने जाते हैं। शुंग वंश के नाम से जानते हैं। तो पूछा जा रहा था आपसे एक नया राजवंश का जो स्थापना किया था उसका क्या नाम है? तो याद रखिएगा दोस्तों, शुंग वंश नाम है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। मौर्य काल की भारत में कौन सी गुफाओं को सबसे पुरानी जीवित रॉक कट माना जाता है? वेरी वेरी मजेदार क्वेश्चन है। देखिएगा बराबर और नागार्जुनी गुफाएं, बी है आपका बाघ की गुफाएं, सी है एलिफेंटा गुफाएं, और डी है आपका अजंता और एलोरा की गुफाएं। थोड़ा देखिएगा, मौर्य साम्राज्य में दो ऐसे शासक हैं, अशोक और दशरथ। उन्होंने क्या किया था? आजीवकों के लिए, आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए क्या बनवाए थे? रहने के लिए उनको स्थान बनवाया था, जिसे बराबर की पहाड़ी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आप राइट आंसर बता पाएंगे ऑप्शन नंबर है, यानी बराबर की पहाड़ी और नागार्जुनी गुफाएं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? जरा ऑप्शन 1 देखेंगे, अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। कह क्या रहा है? अधिकांश जो शिलालेख हैं इसके ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। दूसरा देखिएगा, चाणक्य के कई विचार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे गए हैं। अब समझेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, तो यहाँ पे समझिएगा, जो अशोक के शिलालेख हैं उनकी ज्यादा मात्रा में भाषा कैसी मिली है? तो ब्राह्मी लिपि में मिली है। लेकिन दो इसके शिलालेख हैं, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। देखिएगा, अशोक के दो शिलालेख खरोष्ठी लिपि में मिले हैं। किस लिपि में? तो खरोष्ठी लिपि में मिले हैं। कौन कौन सी? देखिएगा, शाहबाजगढ़ी और दूसरा क्या है आपका? मानसेहरा है, मानसेहरा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह कौन सी ऐसी लिपि है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है? दाएं से बाएं लिखी जाती है। अब यहां पे समझिएगा, हम लोग क्या लिख रहे हैं? हम लोग बाएं से, ये क्या हम लोग का लेफ्ट, ये क्या है राइट है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। लेकिन जो खरोष्ठी लिपि है वह राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, ऐसे लिखी जाती है। ये आपका हो गया राइट, ये क्या हो गया आपका लेफ्ट, वो ऐसे लिखी जाती है। तो आप सही जवाब बताएंगे क्या? खरोष्ठी लिपि। क्लियर? तो इसके ज्यादातर जो शिलालेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं, बिल्कुल सही बात है।
चाणक्य के कई विचार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे गए हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। और करेक्ट आंसर आप बता पाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, सूची 1 के प्रांतों को सूची 2 की राजधानियों से क्या करना है, मिलान करना है और कूट के हिसाब से सही उत्तर का चयन करना है। तो जरा देखेंगे दोस्तों, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्य देश और कलिंग। तो उत्तरापथ की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों, आपका तक्षशिला। दक्षिणापथ की राजधानी क्या हो जाएगी, स्वर्णगिरी। मध्य देश की राजधानी क्या हो जाएगी आपकी, पाटलिपुत्र। और कलिंग की राजधानी क्या हो जाएगी, तोसली हो जाएगी। बस मैच करना है आपको। तो देखेंगे ए में क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। ए में 4 बस यहीं पे मिल रहा है, बाकी कहीं नहीं मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर होने वाला क्या है हम लोग का, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन नहीं, पूरा को मैच करेंगे। बी में देखिएगा 3, बी में 3 यहाँ पे है, यहाँ पे है। सी में देखेंगे 1, सी में 1 यहीं पे है, बाकी कहीं नहीं है। डी में क्या हो जाएगा, अपने आप 2 हो जाएगा। डी में क्या हो जाएगा, अपने आप 2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित है। सोर्स के विषय में पूछा जा रहा है आपसे, जब बताएंगे आप बौद्ध एवं जैन ग्रंथ, अशोक के शिलालेख, सी है आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र और डी है आपका उपरोक्त सभी। तो देखेंगे बौद्ध ग्रंथ में क्या क्या है जो मौर्य समाज के विषय में जानकारी देंगे या मौर्य वंश के विषय में जानकारी देंगे। तो देखेंगे दीपवंश, महावंश और दिव्यावदान। जैन में जरा देखिएगा, ये तो आपके हुए बौद्ध के। अब यहां पे देखिएगा जैन, तो भद्रबाहु का कल्पसूत्र, भद्रबाहु का कल्पसूत्र और हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन। बाकी अशोक के शिलालेख से क्या मिलेगी, मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलेगी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के विषय में यानी मौर्य प्रशासन के विषय में क्या मिलेगी, जानकारी मिलेगी। तो करेक्ट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो मैं आशा कर रहा हूं कि क्वेश्चन आपको बिल्कुल एकदम क्लियर समझ में आ रहे होंगे। थोड़ा सा भी आपको कोई भी डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। जरा देखिएगा दोस्त, देवी चंद्रगुप्तम नाटक का लेखक कौन था। पूछा कि जरा आपसे देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक का लेखक कौन था। तो जरा देखेंगे आप, कालिदास, बी है आपके विशाख दत्त, सी है आपके हरिसेन और डी है आपके शूद्रक। तो देखेंगे देवी चंद्रगुप्तम, तो विशाख दत्त के क्या है, दो नाटक हैं, देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस। ऊपर एक क्या है, देवी चंद्रगुप्तम लिख दिया गया है और एक दूसरा क्या है, मुद्रा राक्षस है। यहां पे जरा देखिएगा, कालिदास की रचनाओं की बात करेंगे तो कालिदास की रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहार, कालिदास की सब क्या है, रचनाएं हैं। हर्षेन ने क्या लिखा था, तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। शूद्रक की रचना का दोस्तों क्या नाम है, तो मृच्छ कटिकम है, मृच्छ कटिकम है, जिसका अर्थ क्या होता है, मिट्टी का खिलौना होता है, जिसका अर्थ मिट्टी का खिलौना होता है। तो करेक्ट जवाब आप बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक का लेखक कौन है, तो विशाख दत्त है और इन्होंने भी क्या किया था, मुद्रा राक्षस नामक नाटक का रचना किया है। क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा आपका, क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा आपका, चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी जिसका नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी जिसका सेल्यूकस निकेटर
की पुत्री थी। चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नी है वो क्या है, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री है, उसका नाम पूछा जा रहा है आपसे। तो बताइएगा, कुमार देवी, बी है आपके दत्त देवी, सी कौन है आपके कारुबाकी, और डी है आपका हेलेन। हेलेन, हेलना, कार्निलिया या दूरधरा, ये किसका नाम है, तो हेलना का ही नाम है। तो देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच दोस्तों क्या हुआ था, एक युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच क्या हुआ था, एक युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर जो थे क्या हो गए थे, पराजित हो गए थे। और इन दोनों के बीच क्या हुई, एक संधि हुई, जिसे एपियानस की संधि के नाम से जाना जाता है, जिसे एपियानस की संधि के नाम से जाना जाता है। सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया था, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से कितने हाथी लिए, तो 500 हाथी लिए। 500 हाथी के बदले 4 प्रदेश दिए, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। कौन कौन से हैं, तो देखिएगा, एरिया है, आराकोसिया है, पेरिपेंसिडियाई है और जेड्रोसिया है। और क्या किया, अपने पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। अपने पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। उसी से उत्पन्न कौन हुआ, यानी उसी से पैदा कौन हुआ, तो बिंदुसार हुआ। बिंदुसार की माता का क्या नाम है, तो हेलेना है। तो करेक्ट जवाब आप बताएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी हेलन या हेलेना। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20, यूनानी विवरणों में अधोलिखित में से किसको सेंड्रोकोटस नाम दिया जाता है। ऑप्शन जरा ए देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, बी है आपका अशोक, सी है आपका महापद्मानंद और डी है आपका धनानंद। तो करेक्ट जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है। यानी यूनानी लोगों ने इसे क्या किया था, सेंड्रोकोटस नाम दिया था। अशोक के विषय में आपको बताए थे, महापद्मानंद के विषय में आपको बता दिए कि नंद वंश का क्या संस्थापक है। धनानंद कौन है, तो नंद वंश का अंतिम शासक है। क्लियर। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा दोस्तों आपका, देखिएगा, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय सर्वप्रथम किसे प्राप्त है। देखेंगे, जॉन मार्शल को, बी है आपका विलियम जोन्स को, सी है आपको जेम्स प्रिंसेप को और डी है आपका अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो याद रखिएगा, 1837 में, कब, 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने क्या किया था, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। तो आप सही जवाब बता पाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप। अब जरा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, और ये हम लोग का आखिरी और अंतिम क्वेश्चन रहेगा। तो देखिएगा, मौर्य प्रशासन में खानों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है। पूछा क्या जरा आपसे, खानों के अध्यक्ष। देखिएगा, ऑप्शन है आपका अकराध्यक्ष, बी है आपका लोहाध्यक्ष, सी है आपका लक्षणाध्यक्ष और डी है आपका सूनाध्यक्ष। डी क्या है आपका, सूनाध्यक्ष है। तो देखिएगा, जो अकराध्यक्ष दोस्तों था वो क्या था, खानों का अध्यक्ष है, खानों का अध्यक्ष है। अब यहां पे देखिएगा, लोहाध्यक्ष कौन है, तो धातु विभाग का अध्यक्ष है, धातु विभाग का अध्यक्ष है आपका। लक्षणाध्यक्ष कौन है, तो टकसाल विभाग का अध्यक्ष है। कौन है, टकसाल विभाग का अध्यक्ष है, टकसाल विभाग का अध्यक्ष है। और जरा देखेंगे आप सूनाध्यक्ष, सूनाध्यक्ष कौन है, तो अब आपको पता होगा, किसी जानवर का जब अकाउंट क्लोज किया जाता है, यानी उसको मारा जाता है, तो एकदम शून्य जगह लेकर जाया जाता है। मान लीजिए देखे होंगे, बकरी को, मुर्गा को कैसे मारा जाता है, कहीं एकांत में ले जाकर के शून्य जगह पे मारा जाता है। तो सूनाध्यक्ष जो है दोस्तों, बूचड़ खाने का अध्यक्ष है, बूचड़ खाने का अध्यक्ष। समझ गए होंगे। तो करेक्ट आंसर आप बताइएगा, करेक्ट आंसर आप बताइएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि अकराध्यक्ष है, वो क्या है, खानों का अध्यक्ष है। तो कैसा लगा आज का क्वेश्चन, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।
एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अभी तक हमारे चैनल परीक्षा पूरी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से मजेदार टॉपिक हम आपके बीच लाते रहेंगे। और मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जानकारी आपको छोटी सी देनी थी कि अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा पूरी को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। वहां पे आपको यूपी पुलिस और एसआई की जो भी तैयारी जो क्लास चल रहा है हमारा, उसका पूरा पीडीएफ आपको वहां पे मिलता रहेगा। तो बाकी आज विदा लेंगे आपसे, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।